हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी पेडागोजी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके जो भी कंसेप्ट होंगे उसको समझते हुए चलेंगे। आपने क्या करना है, आपने सेशन को दबाकर शेयर करना है। और दोस्तों, हम इस तरह की वीडियो हम रोज लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और आपने लास्ट में इस वीडियो के एंड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने जितने मार्क्स आए होंगे आपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं 15 मार्क्स में से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि की भाषा व डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, तो जैसे ये आपको पता है कि ये हिंदी पेडागोजी है, तो मेरा आपका वैसे इंग्लिश पेडागोजी यहाँ पर बताने का कोई मतलब बनता तो नहीं है, बट मुझे पता है कि आपके यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर हिंदी भी अच्छे ढंग से नहीं आती है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी के वर्ड को थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताते हुए चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर की, तो हायर स्टडी का मतलब वो नहीं जो हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर स्कूल के 10th प्लस 2 में पढ़ते हैं, वो वाली नहीं। यहाँ पर अपर प्राइमरी की बात की जा रही है। ठीक है ना, मतलब कि जो एक तो होती है यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राइमरी है ना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। तो यहाँ पर अपर प्राइमरी स्तर के बच्चों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उनके भाषा विकास की यहाँ पर बात की गई है कि उनके भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश आपकी किस समृद्धि का भाषा होना चाहिए, किसमें समृद्धि का भाषा होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो क्या ये कलात्मक या साहित्य होगा? अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो क्या ये होगा, या फिर दूसरा भाषिक साहित्य, या फिर परिवेश भाषिक, या फिर साहित्य कला। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो होगा भाषिक साहित्य। और ये भाषिक साहित्य क्यों आंसर होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाषिक समृद्ध का भाषा, ठीक है ना, मतलब कि भाषा को क्या किया जाता है कि भाई जो भी आप भाषा पढ़ाते हैं तो उनको अन्य विषय में भी उनको ऐड किया जाता है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो साहित्य वर्ड है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर जो साहित्य वर्ड है, अगर आप इस साहित्य वर्ड को यहाँ पर फिट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ठीक है ना, तो भाषा को किसमें समृद्ध बनाया जाए, कि भाषा समृद्धि का भाषा बनाया जाए, कि जरूरी है ये। और जो भी यहाँ पर अन्य विषय होंगे, मतलब कि साहित्य व अन्य विषयगत, साहित्य क्या होता है, जो लिटरेचर होता है, ठीक है ना, तो उसके विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको थोड़े से कंफ्यूजन भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप भाषिक को देखें तो जो भाषिक है ये आपको हर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो तीसरे ऑप्शन में भी भाषिक लिखा हुआ है। और साहित्य की बात करें जो आपके सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो साहित्य भी आपको यहाँ पर फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में। तो आपने इस ऑप्शन को समझना है कि भाई भाषा समृद्धि का भाषा, ठीक है ना, और यहाँ पर जो हमारा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना, और परिवेश क्या होता है ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना, अपर प्राइमरी यहाँ पर स्टेज की बात की जा रही है कि भाई उसमें आपने क्या करना है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस कथन का औचित्य नहीं है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है ना, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें से 3 बातें जो लिखी होंगी वो बिल्कुल ही सही होंगी। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब कि जो भी यहाँ पर अपर प्राइमरी स्टेज है, अपर प्राइमरी स्टेज के बच्चों को यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, उनकी किताबों में जो हिंदी भाषा है, ठीक है, की जगह मिलनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा जो वाक्य होगा वो गलत आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर हिंदी भाषा है और उसको क्या करना पड़ेगा, साहित्य क्या होता है, लिटरेचर, ठीक है, उसको लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, कि जो भी हिंदीतर भाषाएं हैं उसमें जो भी रचना होगी, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो रचनाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो शैलियां होती हैं, आपको पता है ना कि कविताओं को और यहाँ पर जो भी स्टोरीज होती हैं उनको लिखने की कुछ शैलियां होती हैं, है ना, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप भी लिखी जाती हैं जो भी हमारी कहानियां होती हैं या फिर जो भी पोएम होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से
संवेदनाओं को विस्तार देना, कि भाई हिंदी भाषाओं के माध्यम से क्या करना है आपने, कि भाई जो भी माध्यम होंगे, जो भी संवेदनाएं होगी, उसको क्या करेंगे आप, एक्सपांशन करेंगे उसका, ठीक है, उसको बढ़ावा देंगे, ठीक है, हिंदी भाषाओं के माध्यम से जो संवेदनाएं हैं, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, उसको विस्तार देंगे। और यहाँ पर चौथे ऑप्शन में क्या है, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। तो यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नहीं लग रहा, हिंदीतर जो भी भाषा होंगे उसके आक्रोश को शांत करना। तो ये इस जो भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड है वो इसका क्वेश्चन का ये जो है ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप तीनों ऑप्शन को देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को, तो यहाँ पर ये बिल्कुल बात पॉजिटिव कही जा रही है, जो कि हिंदी भाषा के आप कह सकते हैं फेवर में कही जा रही है, कि बच्चों को हम कैसे परिचित कराएंगे, कि हिंदी भाषा को हम लिटरेचर में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरे में लिखा हुआ है कि जो भी कंपोजिशंस हैं और यहाँ पर जो भी रचनाएं होंगी उनको हम यहाँ पर भाई बच्चों को सिखाएंगे या फिर किताबों में ऐड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों की ही बात की जा रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर संवेदनाओं के विस्तार की बात की जा रही है ना, तो सभी आप देखते ही पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई ये तीनों ऑप्शन थोड़े से पॉजिटिव हैं, तो ये तीनों तो बिल्कुल हो जाएंगे सही। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नहीं, ठीक है ना, अगर ये नहीं लगा होता तो ये तीनों ऑप्शन ही सही होते, बट यहाँ पर नहीं लगा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल ही सही है। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भाई विद्यार्थियों की पढ़ने में, जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, तो यहाँ पर आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो वहां पर क्या है उनको पढ़ने में, या फिर आपने क्या करना है कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि भाई शुरू में उनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं कि भाई अगर आप उनको कुछ सिखाना चाहते हैं या फिर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ये भी तो चाहिए ना कि उनके पढ़ने में जो रुचि है उसको भी थोड़ा सा विकसित किया जाए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके इन्होंने पाठ्य पुस्तक की बात की है, तो ये जो भी ऑप्शन देखने को मिलेगी वो पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित होगी, ठीक है ना, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई पाठ्यचर्या, ठीक है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं की अधिकाधिक जो भी आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है ना, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, कि जो भी हमारे पाठ्यचर्या है, ठीक है, जो भी पढ़ाई लिखाई वाला जो मटेरियल है, इसको हमने क्या करना है भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराना है बच्चों को। या फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना जाना चाहिए, ठीक है, क्या हमें समाचार पत्रों का निर्माण करवाना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। या फिर थर्ड ऑप्शन में पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए, ठीक है ना, पठन सामग्री है जो उसको हमने क्या करना चाहिए कि उसको विकसित करना चाहिए, कि भाई उसमें थोड़ा सा ऐसे बदलाव लाए जाएं, बुक्स ऐसी बनाई जाए कि भाई उसमें कुछ पिक्चर्स लगा दी जाएं, है ना। विकसित करने का मतलब तो यही हो गया ना कि भाई उसको अच्छे ढंग से लिखा जाए, कि भाई इंटरेस्टिंग वे में, इसमें जो भी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, मतलब कि जो भी टीचे होते हैं, लाइक जो भी मैक्सिमम्स होते हैं, मतलब कि जो भी एक अध्यापक होता है बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाते वक्त तो क्या ध्यान रखता है कि भी पहले मैं आसान चीजों को बच्चे को पढ़ाऊं और बाद में मुश्किल चीजों को तरफ चले जाऊं, ठीक है ना, नोन टू अननोन, जो भी यहाँ पर होता है ना, अपने जो भी आपने बहुत सारी यहाँ पर चीजें पढ़ी होंगी, तो ये पठन सामग्री में इसकी बात की जा रही है कि भाई उनके इन सामग्री को डेवलप किया जाए। और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो शैक्षिक भ्रमण का आधिकारिक आयोजन है वो किया जाना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि भाई कौन सा होगा यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, तो मैं आपको सबसे पहले आंसर बताऊंगा कि ये वाला जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कि आप क्या करेंगे, पठन सामग्री होगी उसको विकसित आप करेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं की यहाँ पर आधिकारिक आयोजन का यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो ये क्या आप बच्चों के लिए जो उनका इंटरेस्ट बनवाने के लिए, तो आप क्या उनके लिए स्पेशल समाचार पत्र चलाएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन थी इसको हमने नहीं समझा। तो शैक्षिक भ्रमण का क्या मतलब है कि भाई जहां पर छात्र को खुले में लेकर जाया जाता है, जहां पर वो क्या करता है, चीजों को सीखता है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर बातें होती हैं एनवायरनमेंट में उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बात तो मेन पार्ट पुस्तक की थी ना, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का होगा थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तरीय के स्तर पर जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब कि जो भी अपर प्राइमरी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, कि यहाँ पर जितने भी बच्चों को भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई आपने क्या करना है कि जो भाषाई आकलन है, ठीक है, मतलब कि जो भी बच्चों में आपने भाषा के तौर पर जो भी उनका आकलन करना है, असेसमेंट करनी है, इवैल्यूएशन करनी है,
आपको ये ऑप्शन देखकर बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन प्रश्नों को पढ़ना है जो भी ऑप्शन है। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर कोई वसंत ऋतु कोई कविता पढ़ाई गई होगी, ठीक है। वसंत ऋतु की कविता पढ़ाने के बाद क्या हुआ कि भाई बच्चों को यहाँ पर पूछा गया कि भाई जो वसंत ऋतु है, जो भी ऑटम यहाँ पर सीजन आता है, उसमें जो भी नीलकंठ एक बर्ड का नाम है, ठीक है। तो वहां पर जाली घर में बंद रहना उसके लिए असहनीय क्यों हो जाता है, मतलब कि पिंजरे की बात की गई कि भाई जो भी यहाँ पर बर्ड है उसको यहाँ पर भाई अनबेरेबल क्यों हो जाता है, असहनीय क्यों हो जाता है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। मतलब कि जो भी लेखिका थी जिन्होंने यहाँ पर जिस कविता को लिखा होगा, तो नीलकंठ जो भी यहाँ पर बर्ड है, तो वहां पर उसकी कौन सी बातें थी जो कि यहाँ पर जो जिन्होंने कविता लिखी है उनको बहुत ही अच्छी लगती थी, ठीक है ना। तो क्या ये इसका सही उत्तर होगा या फिर थर्ड, ठीक है। तो नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्रों में प्रस्तुत कीजिए कि भाई आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पर नीलकंठ की जो भी यहाँ पर वो नाचती है या फिर जो भी इनकी बात हुई है वहां पर चैप्टर में, उसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लास्ट में क्या कहा गया है कि भाई शब्द मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर मोर मोरनी के नाम यहाँ पर किनके आधार पर रखे गए हैं, क्या रीजन है कि उनके नाम रखे गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बच्चे का भाषाई आकलन है उसको डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन नहीं पूछ लिया कि भाई नीलकंठ के लिए जाली घर में क्यों रहना असहनीय हो जाता है। तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि भाई वहां पर वो क्या है, भाई उसको यहाँ पर पिंजरे में रहना नहीं, उसको आजादी यहाँ पर उससे छीनी जा रही है, इसलिए उसको यहाँ पर रहना मुश्किल हो जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी भाई नीलकंठ की बातें होंगी जो लेखिका को भाती होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंसिडेंट होंगे जो कि उस किताब में लिखे होंगे सीधे सीधे। तो ये तो सीधा सीधा आंसर ही दे दिया ना, उन्होंने जवाब दे दिया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे ने इसमें सीखा क्या, इससे तो भाषा का विकास नहीं ना होगा। अगर हम यहाँ पर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर वो बच्चा है वो अपने भाषा में लिखेगा। पहले तो वो खुद की अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है ना। तो वो अपने लॉजिकल जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर उसकी डेवलप होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या करेगा, वो अपने शब्दों में इसको बयां करेगा। और यहाँ पर अगर आप चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन तो भी स्टैटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे पढ़कर भी बता सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो उसका हो जाएगा सही। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने यहाँ पर जो हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो 5वां क्वेश्चन है तो यहाँ पर भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, ठीक है ना। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने महत्वपूर्ण आपको बताना है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाषा अर्जित करना और भाषा को कह सकते हैं कि एक होता है ग्रहण करना, ठीक है ना। मतलब कि जो भी हम एक तो भाषा को सीखते हैं, ठीक है, एक तो होता है लर्निंग, एक होता है अधिगम और एक होता है यहाँ पर अर्जित। तो यहाँ पर इन्होंने अर्जित की बात कही गई है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि जो भी अक्वायर करनी है आपने भाषा, तो इसके संदर्भ में यहाँ पर कौन से सबसे बहुत ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आपने यहाँ पर ये बताना है। तो क्या होगा, समृद्ध भाषा परिवेश, ठीक है, या फिर संचार माध्यमों का अधिक उपयोग, या फिर विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, या फिर भाषिक पठन सामग्री। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका सही उत्तर ही बता देता हूं क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने पूरा जोश बनाए रखना है, आपने ना यहाँ पर थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई आपको कोई क्वेश्चन अगर ना समझ आ रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें समृद्ध भाषा, ठीक है, तो समृद्ध भाषा परिवेश का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप कह दें कि जो भी हमारी भाषा होती है तो उसमें LSRW, ठीक है ना। तो ये तो इंग्लिश में होता है, क्या होता है, LSRW। L से मतलब कि लिसनिंग, फिर होता है स्पीकिंग, फिर होता है रीडिंग, और यहाँ पर W से होता है राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, यहाँ पर आ जाएगा स्पीकिंग मतलब बोलना, R मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R से कह सकते हैं कि रीडिंग मतलब कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, और W से राइटिंग मतलब कि लिखना। तो भाषा समृद्ध में, समृद्ध भाषा परिवेश में ये चारों बातें आती हैं, ठीक है, ये चारों बातें आती हैं। अगर यहाँ पर अगर हम संचार माध्यमों की बात करें तो संचार माध्यम में क्या हो रहा है, ये सिर्फ बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये सिर्फ रीडिंग वाली बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पीकिंग वाली बात हो रही है। क्योंकि संचार माध्यमों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं या फिर आप फोन कॉल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि भाई आप फोन या फिर सिर्फ बोलने का यहाँ पर काम हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर स्पीकिंग हो रही होगी। अगर आप विद्यालय परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ लिखने का काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सिर्फ पेपर पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 4th ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषिक पठन सामग्री,
तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की बात कही जा रही है कि जो भी यहाँ पर आपको सामग्री दे दी जाएगी, तो यहाँ पर हमने सीमित नहीं रहना। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इन सभी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर अब हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि आपने क्या करना है कि भाई मल्टीलिंगुअल क्लास है, ठीक है ना। मतलब कि एक क्लास में है, आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप पंजाब से हैं, तो यहाँ पर आपके क्लास में कुछ बच्चे हिंदी भी बोलते होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पंजाबी बोलने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही कम है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे क्लास में। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि भाई शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे हिंदी मीडियम वालों बच्चों को कि भाई तुमने अगर तुम हिंदी में यहाँ पर बात करोगे तो हम क्या करेंगे, हम ना तुम पर जुर्माना लगा देंगे, या फिर आप कह देंगे कि भाई तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि भाई अब तुमने ना यहाँ पर क्लास में हिंदी में बात नहीं करनी, अब तुम पंजाबी में ही बात करोगे। तो क्या आप उनको ऐसा कहेंगे हैं, या फिर आप कहेंगे कि भाई आप या फिर आप उनकी दूसरी भाषा में ही बात करिए, जो यहाँ पर आपकी हिंदी में करिए या फिर इंग्लिश में करिए। तो ये आपने समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई शिक्षक बच्चों के मातृभाषा को प्रयोग को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भी चलो ठीक है, बोलता है तो बोलने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना फिर भी। तो यहाँ पर या फिर थर्ड ऑप्शन में कि भाई शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुनेंगे, कि भाई शिक्षक क्या करेंगे बच्चों की मातृभाषाओं में कि भाई आप चलो ठीक है ये कि भाई आप क्लास में कि भाई आप ऐसा करिए कि भाई आप हिंदी में ना गाने सुनाइए, ठीक है ना। आप क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं तो आप क्या करिए, आप अपनी मातृभाषाओं में, या फिर हिंदी नहीं कोई और भाषा भी हो सकती है, तो आप उस भाषा में अपने गाने सुनाइए, तो या फिर कविताएं सुनाइए। तो क्या आप ये कहेंगे, या फिर आप चौथी ऑप्शन है कि भाई शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, कि भाई जो भी यहाँ पर बच्चों की भाषाएं हैं वो शिक्षक क्या करेंगे कि भाई वो वाली भाषा सीख कर आएंगे और उसको ही प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने स्वीकार करना है बच्चों को कि भाई तभी तो आप क्लास में जो होलिस्टिक एनवायरनमेंट है वो बना पाएंगे, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है वो हो जाएगा बिल्कुल ही सही, कि भी आपने स्वीकार करना है जो भी यहाँ पर भाषा बोली जा रही है क्लास में बच्चों के द्वारा। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, ठीक है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। तो भाई एक रुबीना नाम की एक लड़की है, उसको ना लिखने में, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर पढ़ने वाली रुबीना को लिखने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या बात होगी कि भाई उसको यहाँ पर कौन सी बीमारी या फिर दिमागी बीमारी से वो ग्रसित है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया। क्या वो डिसलेक्सिया है या फिर डिसग्राफिया है या फिर भाषाघात है या फिर डिसकैलकुलिया है। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, ये हो जाएगा डिसग्राफिया। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ आपको पता है ना कि भाई लिखने से संबंधित है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जब भी डिसग्राफिया की बात आएगी तब यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात आएगी। अगर यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात आ रही है तो डिसलेक्सिया क्या होता है कि जिस बच्चे को यहाँ पर पढ़ने में समस्या आती है, ठीक है ना, तो जो बच्चा पढ़ नहीं सकता वो लिख भी नहीं सकता, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ने में भी समस्या आती है और लिखने में भी समस्या आती है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और यहाँ पर मेनली क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा डिसग्राफिया। और यहाँ पर अगर हम डिसकैलकुलिया की बात करें तो जिन बच्चों को यहाँ पर कैलकुलेशन करने में समस्याएं आती हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे जो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं कि भाषा हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि भाई हिंदी भाषा है कि विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो यहाँ पर विविध रूपों से क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पर लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, ठीक है ना। तो इन सभी की यहाँ पर बात की जा रही है। भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, तो क्या हिंदी भाषा के साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, या फिर हिंदी भाषा की पुस्तक या विज्ञापन, या फिर हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, या फिर हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। तो इसका आपने सही उत्तर बताना है कि वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सही उत्तर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो अगर आपको ये पता होगा साहित्य में, तो साहित्य जो लिटरेचर होता है उसमें इन चारों बातों का ध्यान रखा जाता है, जो भी लिसनिंग, रीडिंग, जो हमारी राइटिंग और यहाँ पर जो भी रीडिंग है, ठीक है ना, LSRW है,
राइटिंग वगैरह सभी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विविध रूपों में सिर्फ साहित्य में ही ध्यान दिया जाता है। अगर आप यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी भाषा के सिर्फ पुस्तक या विज्ञापन पर बात कही जा रही है, और यहाँ पर पत्रिका और पाठ्य पुस्तक की ही बात की जा रही है, और लास्ट में यहाँ पर समाचार पत्र या फिर विज्ञापन की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो भी हम भाषा सीखते हैं या फिर अर्जित करते हैं, मतलब कि जो भी लैंग्वेज लर्निंग है या फिर एक्वाजिशन है, तो इसमें 3 बातें जो मुख्य होती हैं वो मेनली नॉर्मली कौन सी होती है, उनका आधार कौन सा होता है। तो मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्वाभाविकता, ठीक है ना, तो वो स्वाभाविकता होती है, सहजता भी होती है। अगर आप किसी भी भाषा को सीखने में सीख रहे हैं, और यहाँ पर जो भाषाई परिवेश होता है, तो आपको पता है ना भाषाई परिवेश, आपने कितनी बार वर्ड पढ़ भी लिया, तो ये भाषाई परिवेश होता है। तो अगर हम बात करें वाइगोस्की की, ठीक है ना, तो वाइगोस्की आपने नाम सुना होगा। कल भी जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। सोशल इंटरेक्शन मतलब कि जो सामाजिक वार्तालाप है उसकी बातों पर वो जोर देते हैं। इसलिए इसमें ये बातें कही गई हैं कि भाई स्वाभाविकता, सहजता और भाषाई परिवेश पर इन्होंने जोर दिया है। तो आपको ये आधार मिलेंगे। बट अगर आप व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो आधार होता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपने इस बात का ध्यान रखना है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्त्री के सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। तो यहाँ पर ये एक लाइन लिखी हुई है कि भाई जो स्त्री का जो सुंदरता है उसका प्रतिमान बना दिया जाना ही, ठीक है ना। तो इस पर क्लास में बात कही जा रही है कि भाई इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्यों औचित्य है। कि भाई भाषा की क्लास में जो भी किताबों में इस प्रश्न को देने का क्या मतलब क्या रह जाता है। तो आपने सही बताना है कि भाई स्त्री बंधन की चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा करना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई जो भी हमारे क्लास में जो भी चैप्टर लिखा था, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये था कि भाई जो भी स्त्री है उसके बंधन की चर्चा करना, या फिर जो भी सौंदर्य प्रस्थानों का यहाँ पर विरोध करना, उसके लिए ये बात लिखी गई है। तो यहाँ पर विरोध वाली तो कहीं बात ही नहीं कही गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, ठीक है ना। तो क्या इसका ये सही आंसर होगा, या फिर सौंदर्य प्रतिमान बनाना। तो ये इसका ऑप्शन आपने क्या बताना है कि भाई जो तीसरा चौथा ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, तो ये बात यहाँ पर यही कही जा रही है कि भाई भाषा है उसको स्त्री विमर्श से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो भाषा के माध्यम से यहाँ पर कुछ सीखने की बात कही जा रही है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो ये वाला बिल्कुल ही हो जाएगा सही आंसर। तो आपने अब चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, ठीक है ना, मतलब कि खिलखिलाकर हंसने लगी कोई पर्सन था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, ये वाक्य किसी कविता में या फिर किसी लेसन में आया है। तो ठिठियाना शब्द आना, ठीक है, ये प्रत्यय है। आपको पता है ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो जो भी यहाँ पर प्रत्यय होता है वो पीछे लगते हैं शब्द के, और जो यहाँ पर उपसर्ग होते हैं वो आते हैं शब्द के आगे लगते हैं। तो इनमें बच्चों को कहा गया आपने क्या करना है कि जो प्रत्यय है इसके आपने शब्दों का क्या करना है, 4 सार्थक शब्द इसने आपको इससे बनाकर लिखने हैं। तो ये जो प्रश्न है, जो स्वरूप है, डैश को पारित करता है। आपने इसका सही उत्तर बताना है। क्या ये सूत्र शैलियों व्याकरण को पोषित करता है, ठीक है ना। तो आपने इसको यहाँ पर भरकर देखना है कि भाई इस प्रश्न का स्वरूप सूत्र शैलियां व्याकरण को पोषित करता है, या फिर जो भी हमारा संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है, या फिर पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण को पोषित करता है, या फिर प्रत्यय को समस्त ज्ञान। तो इसका सही उत्तर आपने बताना है। तो इसका अगर आप पॉजिटिव आंसर देखेंगे और सही उत्तर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका जो संदर्भ में व्याकरण, तो आप देख पा रहे हैं कि भाई इस जो पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, तो इसके संदर्भ में क्या कराया जा रहा है, इसके संदर्भ में आपको व्याकरण है वो सिखाने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट जागेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा सही। तो यहाँ पर अगर थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कैसे कि भाई पाठ्य पुस्तिका व्याकरण सिर्फ इसकी बात कही जा रही है, और यहाँ पर प्रत्यय सिर्फ प्रत्यय की ही बात की जा रही है, और यहाँ पर सूत्र शैलियों की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण, कितना पॉजिटिव वर्ड वैसे भी लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात बताई हुई है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना, अपर प्राइमरी स्टेज है, यहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, इसको डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लेखन प्रक्रिया पर
बल दिया जाता है, या फिर अलंकार व छंद से परिचित कराने पर बल दिया जाता है, या फिर साहित्यिक विधाओं से, या फिर पठन प्रक्रिया से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें कौन से ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो भी बच्चा है यहाँ का, ठीक है, तो उस पर किसका परिचित, सिर्फ लेखन प्रक्रिया पर अगर जोर दिया जाएगा तो सिर्फ बच्चा लिखना ही सीख रहा है। ठीक है ना उसको बोलना, ना उसको पढ़ना, ना उसको सुनना सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये बात हो जाएगी गलत। और आपको पता है कि भाई भाषा का मेन महत्व क्या है कि भाई उसको, बच्चे को ये जो चारों स्किल होती है ना, जो चारों देख पाएंगे, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इन चारों बातों पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ लिखने की बात कही जा रही है, और दूसरे ऑप्शन पर सिर्फ जो अलंकार व छंद है, ठीक है ना, ये सिर्फ उनकी बात कही जा रही है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, तो यहाँ पर सिर्फ रीडिंग की बात की जा रही है। पठन क्या होता है? पठन होती है पढ़ने की प्रक्रिया, तो यहाँ पर पठन प्रक्रिया तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा गलत। अगर हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? साहित्यिक विधाओं। साहित्यिक विधाओं की अगर बात करें तो साहित्यिक विधाओं में क्या आता है? जो भी आपका जो भी पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है, ठीक है ना, तो ये चारों बातें आ जाती हैं भाषा परिवेश में। तो ये वाले ऑप्शन है वो थर्ड, वो बिल्कुल ही सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी व्याकरण है उसको सिखाने की किस विधि पर को आप क्या करेंगे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि भाई जो भी अपर प्राइमरी स्टेज होती है, बच्चों को आपने ग्रामर सिखानी है, ठीक है ना, तो आपको किस विधि को यहाँ पर आप सिखाएंगे? या फिर निगमन विधि है, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अनुवाद विधि, या फिर आगमन विधि। तो अगर मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूं, तो निगमन विधि कौन सी होती है? निगमन विधि यहाँ पर होती है डिडक्टिव मेथड। और यहाँ पर अगर हम पाठ्य पुस्तक होता है, जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है ना, वो होता है ये पाठ्य पुस्तक विधि। अगर हम अनुवाद विधि की बात करें तो ये होता है ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ ये हिंदी में ही काम आएगी, ये इंग्लिश में भी ये सेम चीजें ही बताई हुई हैं, ठीक है ना, बट उसको ट्रांसलेशन कर दिया गया है इंग्लिश में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुवाद विधि कौन सी है? ये ट्रांसलेशन विधि है। अगर हम आगमन विधि की बात करें तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि निगमन विधि में होता क्या है। तो निगमन विधि में आपको इंग्लिश को इसको कहा जाता है डिडक्टिव। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है ना। रूल्स पहले बताए जाएंगे, मतलब कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके जो भी कानून है, जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम है, वो आपको पहले बताए जाएंगे और बाद में आपको उसकी एग्जांपल्स दी जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप आगमन विधि की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा? आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बताए जाएंगे और बाद में आपको क्या कहा जाएगा? आपको यहाँ पर जो भी रूल्स होंगे वो बताए जाएंगे। मतलब कि जो आगमन विधि है, मतलब कि आगे क्या होगा? आगे एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको पहले उदाहरण दी जाती है। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? उदाहरणें, ठीक है। पहले आपको उदाहरणें दी जाएंगी और बाद में जो रूल्स होंगे, जो भी नियम होंगे वो बताए जाएंगे। किसमें? आगमन विधि में। आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई आगमन विधि पढ़ी थी हमने या निगमन विधि पढ़ी थी। तो निगमन विधि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिडक्टिव मेथड। तो आप ऐसे करना है कि डिडक्टिव करते हुए चलते हैं, मतलब ये कि पहले हम उसमें रूल बताएंगे और बाद में एग्जाम्पल बताएंगे। बट वही अगर हम आगमन विधि की बात करें तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं? उदाहरण, मतलब कि एग्जाम्पल बताएंगे और बाद में हम क्या बताएंगे? यहाँ पर जो भी हमारे रूल्स होंगे वो बताते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो ग्रामर होती है बच्चों को इसी तरह से पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि, तो ऐसी गलत हो गई थी, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर अपर प्राइमरी यहाँ पर स्टेज पर जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों को भाषा शिक्षण का, तो इसमें आपने बताना है कि जो भी बच्चे को यहाँ पर भाषा सिखाने की बात कही जा रही है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वो बिल्कुल ही गलत है, आपने ये आंसर बताना है। तो भाषा के व्याकरणीकरण जो भी बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप भाषा बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो भी व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण के बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। मतलब परिभाषा क्या है? परिभाषा होती है डेफिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषाओं पर जोर दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो भाषा की बारीकी, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी भाषा है, कौन सा शब्द है, इसको यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना, और इसका सौंदर्य बोध, ठीक है, कि मतलब कि कोई भी वाक्य है उसको सुंदर तरीके से आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको समझने की क्षमता को, ठीक है, इसमें समझने की बात कही जा रही है। क्या उसके क्षमता को विकसित करना है, या फिर जो भी ऑप्शन नंबर 3 है इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो भी
विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास करना। ठीक है ना, जो भी साहित्य है, लिटरेचर है, उसकी विधाओं मतलब वही ना कि जो भी बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, इसमें बात कही जा रही है। ये या फिर जो भी निजी अनुभव, जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, या फिर उनके आधार पर आपने भाषा को सृजनशील प्रयोग, सृजनशील क्या होता है, जो भी क्रिएटिव उसका एक्सपेरिमेंट है आपने वो करना है, उसका यूज करना है, तो क्या ये होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देखें तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही लग रहे हैं। अगर ये नहीं होता फिर, ठीक है ना, अगर ये नहीं लगा होता तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाते। बट इन्होंने पूछा क्या था कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर आपने बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें से कौन सा जो स्तर है, जो देश है, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो जो भी अगर आप बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगे तो क्या आप बच्चों को डेफिनेशन रटवाएंगे, ठीक है, रट्टाफिकेशन तो नहीं करवानी ना आपने। तो यहाँ पर वही तो बात कही हुई है कि जो भी व्याकरण के जो बिंदु हैं, आपने उनकी परिभाषाओं को क्या करना है, उनको ही याद करवाना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, और इस क्वेश्चन की डिमांड से क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगर हम यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश, ठीक है ना, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है या फिर उद्देश्य है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा भी देता हूं कि भाई भाषा का नियमबद्ध मतलब कि जो भी भाषा है उसका जो भी आपके रूल्स हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति को पहचानना, ठीक है ना, मतलब कि आपको पता है ना कि जो भी व्याकरण है आपकी भाषा की, चाहे वो इंग्लिश व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो पंजाबी की जो व्याकरण हो, ठीक है ना, तो उसमें आपने जो भी नियम बताए हुए हैं कि भाई ये जो का इस्तेमाल है, या फिर कोई भी इंग्लिश में द का इस्तेमाल है, दी का इस्तेमाल है, तो वो किया जाता है, क्यों किया जाता है, इनको पहचानना। तो ये क्या है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, जो भी लैंग्वेज लर्निंग का, ये कौन सा उद्देश्य है, क्या ये उद्देश्य है कि नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ये तो भाई उद्देश्य तो है, ये तो हमें पता है, बट ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगी। तो ये सिर्फ क्या एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो क्या सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपने भाषा के जो भी आपने याद करना है, तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपने सिर्फ ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको रट्टाफिकेशन करनी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है, तो क्या ये मुख्य उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगी। तो ये एक सिर्फ उद्देश्य है कि भाई आपने सिर्फ एक पार्ट है कि हाँ भाई अगर आपने भाषा सीखनी है तो आपको थोड़ा बहुत नियम के बारे में पता होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है और इस वीडियो को दबाकर शेयर करना है, और आपके दोस्तों को भी कहना है कि भी हमारे इस वीडियो को या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके कितने मार्क्स आए आपने वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।